प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन की। कल बात की थी कि प्रकाश की दूसरी घटना, पहले परावर्तन पढ़ा था, फिर बात की थी अपवर्तन की। मैं दोबारा बता दूं, अपवर्तन का अर्थ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होता है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होता है, यानी वो सीधा नहीं जाता। एक ही माध्यम में चलते हुए तो प्रकाश का गमन ऋजु रेखीय, सरल रेखीय होता है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है वो अपनी दिशा बदलता है, और बदलने में भी वो किधर मुड़ेगा इसके बारे में भी अपन ने बात की थी कि वो अभिलंब की ओर भी आ सकता है और अभिलंब से परे भी जा सकता है। ये इस पर निर्भर करेगा कि जो द्वितीय माध्यम है वह प्रथम की तुलना में किस प्रकार का है। यदि द्वितीय माध्यम प्रथम के सापेक्ष सघन है तो अभिलंब की ओर आता है, और विरल है तो अभिलंब से वो दूर जा सकता है। अपवर्तन के दैनिक जीवन के उदाहरण थे, उन पे भी अपन ने चर्चा की थी। और कल अपवर्तन के नियम पे अपन ने बात को पूरा किया था कि भाई आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात समान बना रहता है, और इस अनुपात को अपन ने अपवर्तनांक कहा था। कुछ इस तरह से बात हुई थी। अपवर्तनांक का प्रतीक न्यू, इसका उच्चारण न्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये कहलाता है स्नेल का नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम भी और स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। आई यहाँ आपतन कोण था, आर अपवर्तन कोण था। इसे क्या कहेंगे? द्वितीय माध्यम का प्रथम के सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रथम के सापेक्ष अपवर्तनांक। जैसे प्रकाश यदि हवा से पानी में जा रहा है तो पानी का अपवर्तनांक है हवा के सापेक्ष। प्रकाश यदि कांच से पानी में जा रहा है तो अपवर्तनांक पानी का ही है, लेकिन किसके सापेक्ष कहलाएगा? वो कांच के सापेक्ष। और पानी से यदि कांच में जावे तो कांच का अपवर्तनांक कहलाएगा पानी के सापेक्ष। यानी द्वितीय माध्यम का, द्वितीय मतलब वो माध्यम जिसमें प्रकाश प्रविष्ट हो रहा है, और प्रथम मतलब वो जहाँ से वो आ रहा है। यदि प्रकाश जल से कांच में प्रवेश करे, जल से कांच में प्रवेश, कांच को अपन जी से लिखेंगे, कांच में प्रवेश करें तो उसे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। किसका? कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, कहते हैं उसको। अपन ऐसे लिखेंगे, प्रकाश कहाँ से आ रहा है? पानी से, तो पानी W इधर लिख देंगे, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो ये लिखने के इसमें तरीके। और यदि प्रकाश उल्टा जाता हो, कहाँ से कहाँ जाता हो? कांच से जल में जाता हो तो वो जल का अपवर्तनांक होगा कांच के सापेक्ष, और लिखा जाएगा G म्यू W। फिर बाद में और रिसर्च हुई स्नेल के नियम के अंदर, और देखने में आया कि इस अपवर्तनांक के संबंध को प्रकाश के वेग के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। प्रकाश के पहले माध्यम में वेग और दूसरे माध्यम में वेग के पदों में भी इसे प्रकट किया जा सकता है। दोनों माध्यम में, प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेगों का जो अनुपात है वह भी अपवर्तनांक कहलाता है। इस अपवर्तनांक के इस सूत्र म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं अपन। इसके संबंध को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू अनुपात प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग। प्रथम मतलब वह माध्यम जहाँ से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश वेग, भाग माध्यम जिसमें प्रकाश जा रहा है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश वेग। इसको जैसे पहले माध्यम में वेग को अपन C1 लिखें, दूसरे में C2 लिखें, तो अपवर्तनांक को इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अब ये प्रश्न है कि जो अपवर्तनांक है
ये किन किन पे डिपेंड करेगा? तो म्यू का मान निर्भर करता है दोनों माध्यमों की प्रकृति, दोनों माध्यमों की प्रकृति, यानी पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। देखो, कांच का अपवर्तनांक निकाले हैं, जल के सापेक्ष अलग आएगा, कांच का मोम के सापेक्ष अलग आएगा, कांच का हवा के सापेक्ष अलग आएगा। यानी अपवर्तनांक का मान एक माध्यम नहीं, दोनों माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो प्रकाश आपने लिया है उसके रंग पर भी, कि कौन सा रंग अपन ले रहे। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक निकालोगे तो अलग आएगा और बैंगनी रंग के लिए अलग। कांच की दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग के लिए शब्द लिख सकता हूं मैं, तरंग दैर्ध्य। माध्यमों की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो ये हुई बात अपवर्तनांक की, जो कि अनुपात होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्याओं का जो अनुपात होता है, इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। और ये डिपेंड करेगा दोनों माध्यमों की प्रकृति और आने वाले प्रकाश के रंग या उसकी तरंगदैर्ध्य पर। आज अपन बात करेंगे कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तनांक ये कैसे होता है। ये एक एक्टिविटी है, एक क्रियाकलाप है। अभी अपन वर्चुअल क्लास में हैं, बात कर रहे हैं, आप घर बैठे पढ़ रहे हैं और यहाँ से आपको वीडियो भेजा जा रहा है। जब आप स्कूल आएंगे तब लेबोरेटरी में या क्लास में इस एक्टिविटी को करके गुरुजी आपको दिखाएंगे। एक सिंपल प्रयोग है जो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। क्या प्रयोग है देखिए आप, कि कांच की सिल्ली ले लें। सिल्ली मतलब ये इस तरह से कुछ कांच की चीज मोटी ले ली, मैंने ये थोड़ी इसकी यूँ चौड़ाई कम है और ये मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। कांच की सिल्ली एक ले ली, अपने ब्लॉक स्लैब ले लिया। उस स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को हम बहुत अच्छे से देख कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है? सिल्ली ली, वाइट पेपर ले लिया, सफ़ेद बिना लाइनदार पेपर है वो पेपर ले लिया और लकड़ी के तख्ते पर उस पेपर को पिन लगा के सेट कर दिया। उसके ऊपर क्या किया आपने? ये स्लैब कांच, पहले हेडिंग डाल देते हैं, कांच की सिल्ली स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए ग्लास स्लैब। कैसे ये एक्टिविटी आपको करनी है, कैसे ये दिखेगी, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये माना कि वो स्लैब है जो आपने यहाँ रखी, आयताकार है, यहाँ रख दी। अब इसके ऊपर क्या किए, यहाँ आपको एक्टिविटी देखनी है तो यहाँ एक अभिलंब बना लो, NON डैश, और इसके साथ में एक यूँ आपने एक लाइन बना दी, सीधी रेखा यूँ बना दी किसी कोण पर, और इस पर आप ऑलपिन गाड़ेंगे, खड़ी दो ऑलपिनें गाड़ देंगे। ये एक तरह से आपतित किरण का काम करेगी, PQ। और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को हम क्या कहते हैं? I, आपतन कोण। अभी अब तक जो किरण है, प्रकाश की किरण, ये वायु में चल रही थी। बिंदु O पर पहुंचने के बाद इस किरण को कांच माध्यम में जाना है। वायु विरल माध्यम है, कांच सघन है, प्रकाशीय रूप से सघन माना जाता है। और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी माध्यम जब बदलता है तो उसे अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। और विरल से सघन में अपवर्तन में प्रकाश की किरण किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर। तो किरण किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर, यानी सीधी न जाके इस अभिलंब की ओर आ जाएगी, यूँ मुड़ गई माना कि ये। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये PQ, ये माना कि बिंदु R पे आई। यहाँ पहुँचने के बाद में क्या हो रहा है कि इस किरण को
अब तक ये कांच, अब यहाँ हवा में चल रही थी, अब कांच में चल रही थी, अब इस किरण को बाहर आना है, बाहर आएगी तो वापस किस में आ जाएगी, हवा में। एयर, ग्लास, एयर, ए फॉर एयर और जी फॉर ग्लास। हवा में चलती हुई कांच में गई, कांच में चलती हुई आर पर पहुंची, आर पर पहुंचने के बाद इस किरण के लिए माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, और जब भी माध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की घटना होती है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, फिर अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन हो रहा है सघन से विरल में, और सघन से विरल में होता है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो ये दूर हटेगी यूँ। अब प्रयोग करना है। प्रयोग में ये देखा गया कि यदि यहाँ दो बॉल पिनें गाड़ें और इसमें से इसकी सीध में दो बॉल पिनें यहाँ गाड़ें और इनको मिलाएं, तो देखने में आया कि ये जो किरण है, ये जो लाइन है, इस लाइन के समांतर है। आर एस इस पी क्यू के समांतर मिलती है, जो क्या कह रही है, जो ये कह रही है कि प्रथम बार अपवर्तन हुआ हवा से कांच में और दूसरी बार हुआ कांच से हवा में। इन अपवर्तनों में क्या हुआ है कि हवा से कांच में अपवर्तन में ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ी है, और कांच से हवा में अपवर्तन में ये अभिलंब से दूर हटी है। ये इस समय जितना नज़दीक आई है, इस समय उतना ही दूर जाती है, यानी हवा से कांच में जाते समय अभिलंब की ओर मुड़ती है और कांच से हवा में जाते हुए अभिलंब से दूर जाती है। तो ये जो किरण आर एस, प्रयोग में क्या देखने में आया कि किरण आर एस, किरण आर एस किरण पी क्यू के समांतर होती है, ये और ये समांतर होती है। जो अपवर्तन, इस यहाँ अपवर्तन कितने बार हुआ, 2 बार। कहाँ से कहाँ हुआ, प्रथम बार एयर टू ग्लास, वायु से कांच हुआ, और दूसरी बार कहाँ हुआ, कांच से हवा में। विरल से सघन में हुआ और दूसरी बार हुआ सघन से विरल में। और निर्गत किरण, इसको आपतित किरण कहेंगे, इसको अपवर्तित किरण और इसको निर्गत किरण। निर्गत किरण आर एस और आपतित किरण पी क्यू एक दूसरे के समांतर होती है। फिर यदि आप यहाँ से देखते कि अभिलंब के समांतर किरण यदि आई होती, यूँ होती किरण, तो वो सीधी निकलती। यहाँ अपवर्तन में ये किरण मुड़ी नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हवा से कांच में, विरल से सघन में जाते हैं तो अभिलंब के और आती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। लेकिन ये किरण बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, क्योंकि ये अभिलंब के समांतर आ रही है। अभिलंब के समांतर आने वाली जो किरण होती है, वो चाहे विरल से सघन में जाए चाहे सघन से विरल में जाए, उसका विचलन नहीं होता है। तो आप देखोगे कि ये किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये हुआ कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। ये जो प्रयोग है, ये आप लेबोरेटरी में या क्लास में आपको सर करके दिखाएंगे। आज अब बात कर लेते हैं एक और प्रकाश के अपवर्तन के जो अनुप्रयोग देखे थे। अनुप्रयोगों में बात की थी। एक अनुप्रयोग कल मैंने चर्चा की थी कि सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात क्षणिक कुछ क्षणों के लिए सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से थोड़ा पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद में एक बार सूर्य पुनः दिखता है। क्यों दिखता है, इस बात को हम समझ सकते हैं अपवर्तन से। अपवर्तन में हमने क्या सीखा है कि प्रकाश जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। अब इस बात को अपन कैसे समझें, ये हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल का जो घनत्व है वो पृथ्वी पर सब जगह समान नहीं है। पृथ्वी के नज़दीक वायु सघन है, और हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वायु विरल होती जाती है। तो ऊंचाई के साथ वायु के घनत्व में
कमी आती है। आप यहाँ बैठे हैं, जैसे यहाँ हैं, सूर्य यहाँ है, यहाँ माने कि सूर्य आकार में बड़ा होता है, लेकिन दूरी के कारण ये हमें छोटा प्रतीत होगा। ये हमें दिखाई नहीं देगा, ये हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इससे आने वाली किरणें हमारी आंख में नहीं आ रही है। सूर्य की स्थिति क्षितिज से नीचे है। कोई भी चीज़ हमें तब दिखती है जब उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में आती है। तो क्षितिज से नीचे होने पर सूर्य प्रेक्षक को दिखाई नहीं देता। लेकिन एक और बात हो रही है कि इससे जो प्रकाश आ रहा है, ये हमारा वायुमंडल, यूँ जो प्रकाश आ रहा है वो एक तरह से विरल है, और जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आता है, वायुमंडल में एंटर होता है, विरल से प्रकाश सघन में जा रहा है। और अपवर्तन में हमने सीखा है कि विरल से सघन में जाते समय प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब ये किरण यूँ जा रही है, ये सीधी चली जाती यदि एक जैसा माध्यम होता, माध्यम के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये किरण सीधी निकल जाती। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के नज़दीक आ रही है, किरण विरल से सघन में आ रही है, और विरल से सघन में आते समय वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये किरण सीधी नहीं जाएगी, ये किरण क्रमशः मुड़ेगी यहाँ। अब ये मुड़ती हुई यहाँ पहुँच गई। यदि सीधी जाती तो नहीं आती, परंतु मुड़ने के कारण ये इस व्यक्ति की आंख में पहुंच गई, और पहुंचते समय इसकी दिशा ये है, इसको पीछे बढ़ाएं। ये देखो आप, इस व्यक्ति को लगेगा सूर्य वास्तव में यहाँ है। अपवर्तन के कारण किरण मुड़कर इसकी आंख में पहुंची, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि सूर्य की स्थिति यहाँ है। ये कुछ क्षणों के लिए, सूर्य जब क्षितिज से नीचे है तब भी ये सूर्य दिखाई देता है। ये देखने की क्रिया क्षणिक होती है। इसके बनने का भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और भी अपवर्तन के अनुप्रयोग है जिस पे अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।